नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं। जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता के जो फॉर्म थे उनकी, तो अब आपकी जो विज्ञप्ति है वो निकल चुकी है और आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कितने फॉर्म, कितनी पोस्टें हैं, किस सब्जेक्ट में, कैसे कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी से तैयारी करवा रही हूँ और पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग होती है 20 नंबर की, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, खैर हिंदी तो कंपलसरी है, तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी हम साथ साथ करेंगे। यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसकी जो 20 नंबर की हिंदी होती है, जिसमें व्याकरण इत्यादि आते हैं, उससे भी हम तैयारी करेंगे और साथ साथ हम हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा प्रवक्ता का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें पोस्टें तो नहीं बताई गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन निकला था कि विज्ञप्ति यहाँ पे जारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो है वो 18 अक्टूबर यानी आज की डेट से होने शुरू हो गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर है। तो आप लोग इस ड्यूरेशन में अपना फॉर्म सबसे पहले तो फिल कर लीजिएगा। इसके बाद जो आवेदन शुल्क है वो आपको ऑनलाइन जमा करना है। 7 नवंबर को लास्ट डेट है उसकी भी। और उसके बाद 19 नवंबर को ऑनलाइन पत्र में अगर आप संशोधन, मान लो किसी का गड़बड़ हो जाता है या संशोधन करना हो, तो वो 19 नवंबर से इसकी ओपन ये विंडो हो जाएगी, ठीक है। और 28 नवंबर तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नोटिफिकेशन कि किस तरह से हमारा कब कब फॉर्म निकलने वाले हैं। अब जो आज 18 तारीख को जारी हुई है विज्ञप्ति, उसमें हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए, देखिए, आप देख पा रहे होंगे 18 अक्टूबर यानी आज का ये नोटिफिकेशन है। और 7 नवंबर, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि इसकी जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर है। और शुल्क जमा करने की भी लास्ट डेट 7 नवंबर को है। और 19 नवंबर से आप 28 नवंबर के बीच इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, और जैसे कि आपको पता भी है कि जो इससे पहले कुछ दिन पहले एक कैलेंडर जो था वो आयोग का जारी हुआ था, जिसमें अप्रैल में जो थी इसकी डेट रखी गई है। तो ये मान के चलिए कि अप्रैल में आपको जो है इसकी परीक्षा है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि परीक्षा अप्रैल में हो सकती है, स्क्रीनिंग। तो आप लोग अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करिए। और हमारे चैनल से भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो नोटिफिकेशन है इनको आप ज़रूर पढ़ लें। जैसे इसमें दिया हुआ है कि यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आप अपने आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, और अगर नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। तो इस तरह के यहाँ पे ये घोषणाएं हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पहले लोग इन घोषणाओं को पढ़ते नहीं हैं और फिर बाद में जब रिज़ल्ट आने का टाइम होता है तो फिर उसके बाद कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि लोग इन छोटी छोटी बातों को लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं। तो इनको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गीय अभ्यर्थियों के लिए जो EWS प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। यानी कि ये जो आवेदन आप कर रहे हैं लेक्चरर के लिए, इसका जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपको आपका जो है वो वैध होना चाहिए EWS। जैसे कि 1 साल के लिए वो मान्य होता है, तो एक इसका जो टाइम पीरियड है वो इस आवेदन की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए।
तो ये भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर कई लोगों में सस्पेंस ये रहता है कि क्या हम मतलब कई लोग एक से अधिक विषयों में एमए या पीजी होते हैं, तो वो लोग सस्पेंस में रहते हैं कि क्या हम एक से अधिक विषयों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला नोटिफिकेशन कि अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आप एक ही करेंगे। और जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं यानी महिला एवं सामान्य शाखा है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित जो शुल्क है एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फॉर्म भरते हैं, फॉर्म तो आपको एक ही भरना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसका वहाँ जिक्र होगा और आपको उसकी जो फॉर्म है फ़ीस है वो अलग अलग जमा करनी होगी। तो जो भी उसकी फ़ीस होगी, तो आप अगर 2 सब्जेक्ट में भर रहे हैं तो आपको दुगनी फ़ीस पड़ेगी। तो यहाँ पे आप उदाहरण भी आपको अच्छे से समझाया गया है कि किस किस तरह से आपको करना है, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि रिक्तियों का विवरण। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या है 613, जिसमें जो सामान्य शाखा है वो 550 एवं महिला शाखा के 63 पद हैं। रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे ये नोटिस भी किया मतलब इसको भी हाईलाइट किया गया है कि पदों में मतलब वृद्धि भी हो सकती है और पद घट भी सकते हैं। तो देखो दोस्तों, बहुत ही कम पोस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है और इतने ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि लाइन में खड़े हैं और उस पर पोस्टें बहुत ही कम। ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो आपकी एक पोस्ट तय है, तो आप लोग तैयारी करते रहें, कोई बात नहीं। फिर भी आई तो सही, कम से कम लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो रिक्तियों का शाखावार सामान्य शाखा एवं महिला शाखा विवरण निम्नवत है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस विषय में कितनी पोस्टें कुल आई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हिंदी विषय की अगर हम बात करें तो हिंदी में कुल रिक्तियाँ हैं 69 और अनुसूचित जाति के लिए 14 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए 8 पद हैं और जो आर्थिक रूप यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद रखे गए हैं और अनारक्षित वर्ग के इसमें 38 पद रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे पदों का यहाँ पे विभाजन किया गया है कैटेगरी वाइज और टोटल। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो 41 कुल इसमें पद हैं, 8 एससी के हैं, 2 एसटी के हैं, 5 ओबीसी के हैं, 4 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं और 22 इसमें अनारक्षित पोस्टें हैं। इसी प्रकार संस्कृत की हैं 45 टोटल हैं, 8 एससी की हैं और एसटी की 2 हैं, ओबीसी की 5 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 4 हैं और 26 कुल इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए पोस्टें रखी गई हैं। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं आप अपने पोस्टों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 96 पोस्टें निकली हैं नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में और 19 इसमें जो है एससी की हैं, एसटी की 4 हैं, 12 जो हैं ओबीसी की हैं, 9 इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है ईडब्ल्यूएस उसका है और 52 इसमें अनारक्षित की पोस्टें रखी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं और टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप तो अब यहाँ पर आप देखिए क्षैतिज आरक्षण के बाद जो है जो पदों का विभाजन है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। तो ये आप सारे देख सकते हैं, जैसे हिंदी में टोटल 69, 14 इसमें कुल अधियाचित पद हैं, 4 उत्तराखंड महिला के। तो सारे ये मतलब जो छोटे छोटे जो उप कैटेगरीज होती हैं उन सब में इनको बांटा गया है कि किस में कितनी यहाँ पे पोस्ट हैं। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आप देख पा रहे होंगे, वो तो था हमारा
आरक्षण पदों की संख्या 550, ये सामान्य शाखा का हो गया। और यहाँ पे भी सामान्य शाखा जो है प्रपत्र दिव्यांग जन के लिए अग्रनीत 95 पदों एवं नवीन अवधारित 22 पदों का विवरण। तो इसमें कुछ जो पहले के पद रहे होंगे जो अग्रसारित किए गए होंगे और कुछ इस वक्त के हैं। और ये सारे फिजिकल जो हैंडीकैप्स होते हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। तो आप भी अपनी कैटेगरी का अगर आप पे लागू है तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके बाद महिला शाखा का जो क्षैतिज आरक्षण है वो कुछ इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप इसे भी देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पदनाम है वो प्रवर्तक संवर्ग है, विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग, पदों की संख्या ये आप देख पा रहे होंगे, वेतनमान ये आपका है लेवल 8 में ये आता है। पद का स्वरूप जो है अराजपत्रित, अस्थाई, स्थाई, अविरल यानी अंशदायी पेंशन योजना ये आप देख पा रहे होंगे। और आयु सीमा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो न्यूनतम आयु इसकी 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु इसकी 42 रखी गई है, ठीक है। तो ये अभी आपको अपनी आयु के अनुसार इसको भी देखना है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हताओं की। तो देखिए यहाँ पे जो प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित, अंग्रेजी के जो पद हैं उनके लिए जो अर्हता रखी गई है, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर यानी MA आपकी होनी चाहिए इन जिस भी विषय में आप भर रहे हैं। राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी B.Ed आपका होना चाहिए, यानी कि MA जिस सब्जेक्ट में आप भरेंगे और प्लस B.Ed आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक प्रवक्ता हिंदी का जो है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर यानी MA हिंदी होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि यानी कि हिंदी के साथ साथ आपको संस्कृत में स्नातक होना भी आवश्यक है, यानी कि हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन होता है संस्कृत का। तो जिन लोगों ने हिंदी से MA किया है उनका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना अनिवार्य है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक यानी कि संस्कृत में आपका एक विषय माफ़ कीजिएगा ग्रेजुएशन में आपका यानी कि जब BA आपने किया है तो BA में जो 3 सब्जेक्ट आपके रहे होंगे उनमें से एक आपका संस्कृत होना अनिवार्य है हिंदी प्रवक्ता के लिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और ये B.Ed भी आपका होना अनिवार्य है, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अन्य देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आयु की जो गणना है 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चित विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 यानी 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु जो है वो काउंट की जाएगी। अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और कम से कम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1982 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका एज का हो गया। और आयु में जो छूट है वो किसको मिलती है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो जाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग ये हैं तो इनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट अनुमन्य की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो देखिए जो श्रेणीवार फीस इसमें रखी गई है, अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क तो है 150, लेकिन उसमें 22 रुपये आपको प्रोसेसिंग शुल्क पड़ेगा। तो इसमें कुल 172 रुपये आपको देने पड़ेंगे सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172 रुपये टोटल फीस है।
और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनकी जो टोटल फ़ीस है वो है 82 रुपये, 60 रुपये इसमें आवेदन शुल्क है और 22 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं 150 उनकी फ़ीस है 22 रुपये और टोटल 172 रुपये इनकी फ़ीस है। ठीक है, इसके बाद जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनको कोई शुल्क यहाँ पे नहीं रखा गया है, केवल प्रोसेसिंग शुल्क उनको 22 रुपये पड़नी है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे जो हैं तो उनको भी कोई शुल्क यहाँ पे किसी भी प्रकार का उनको ना कोई प्रोसेसिंग शुल्क है, उनको ये फॉर्म में आपको जो है उनको फ्री में है। ठीक है, तो ये होगी आपकी फ़ीस। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे दिया हुआ है केंद्र अथवा राज्य सरकार या लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु तो अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है। यानी कि जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर वो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है एनओसी, तो वो अपने जिस भी संस्था में वो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से वो बनवाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया गया है यथा समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर या अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने विभाग में प्रस्तुत कर दिया हो तथा उसकी पावती की प्रति अभिलेखों के साथ प्रेषित की गई हो। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीम में औपबंधिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का औपबंधिक चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यानी कि आपको जो है एनओसी पहले ही जमा अगर आप करते हैं तो ज़्यादा सहूलियत आपकी रहेगी। अब हम इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग है इस विज्ञापन का, उस पर बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या इस बार पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी या डायरेक्ट पेपर होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई बदलाव इसमें नहीं है। आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, छँटनी परीक्षा होगी और शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन के उसमें जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपका समय रखा गया है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिएगा क्योंकि पहले जो आए आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है। प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि पहले आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके बाद सब्जेक्टिव जो पेपर होगा वो उसके बाद होगा। जो लोग स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कर लेंगे उनको उसके सब्जेक्ट का एक विषयवार पेपर होता है, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो ये आपको पहले स्क्रीनिंग देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा चरण जो इसमें है वो है विषयवार लिखित परीक्षा, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी है। तो इसमें जो है आपकी जो परीक्षा होगी वो 200 अंकों की होगी। अधिकतम अंक इसमें 200 रखे गए हैं और समय इसमें 3 घंटे रखे हैं, यानी प्रश्नों की संख्या भी कितनी है 200 है और 200 नंबर का यहाँ पे पूरा आपका पेपर होना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर 150 नंबर का है, अधिकतम अंक 150 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के और यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयारी इसकी करनी है और मैं तो यही कहूँगी कि आप स्क्रीनिंग के साथ ही आप जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो विषयवार परीक्षा है, मेन जो परीक्षा आपकी होनी है उसकी भी आप तैयारी ज़रूर कर लें। लिखित परीक्षा है तो विषय सूची, तो देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम दिख रहा होगा,
तो जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए पाठ्यक्रम यहाँ पे जो रखा गया है, सबसे पहले प्रश्नों की संख्या 40, शिक्षण अभिरुचि से आपके पास 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मैं है सिलेबस का जो है वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो सिलेबस पर हम किसी अगले दिन आराम से और एक एक टॉपिक को मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और इसमें अभी मैं थोड़ा आपको ऐसे बता लेती हूँ, आप लोग ऐसे चाहो तो देख सकते हैं। पूर्णांक दूसरा जो है सामान्य अध्ययन 35 नंबर यानी 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं। ठीक है, अगला इसमें तीसरा जो खंड आएगा वो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान से होगा। इसमें भी 30 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उत्तराखंड का जो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, सामान्य भूगोल इतिहास जो भी है, इनको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है उसमें पूर्णांक 25 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें जो है जो रीजनिंग वगैरह है वो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, है ना। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी का जो है वो 20 नंबर का यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है 20 नंबर की, उसमें हिंदी कंपलसरी है। तो हिंदी के जो टॉपिक्स हैं उनमें पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आप लोग बिल्कुल 20 नंबर की तैयारी मेरे चैनल से कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे 20 नंबर का आपको करवाती रहूँगी कंटिन्यू। तो आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिए। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक देखी, ये लगभग सारा इंग्लिश ट्रांसलेट है। तो आप इसको भी, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ये इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ पे सिलेबस जो है वो इंग्लिश का है ना। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको भी बता देती हूँ। जो मेंस है उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे द्वितीय चरण का जो है सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो जिसमें 200 अंकों की हमने बताई थी परीक्षा होनी है। और हिंदी का इसमें जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो सिलेबस पे लेके आऊँगी, और पहले ही दिन हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, और आपको मैं बताऊंगी कि सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम जो टफ़ हमारे टॉपिक हैं उनको हम पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, तो हमें दोनों चीज़ें, स्क्रीनिंग भी और मुख्य परीक्षा दोनों की ही तैयारी साथ साथ करनी है। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ से आप देख सकते हैं अपने अपने सिलेबस को। ठीक है, अब यहाँ पे अब जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा तो आपको आपकी जो मेरिट है, आपके जो नंबर हैं वो किस प्रकार से आपका मतलब चयन किस प्रकार से होना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो देखो आरक्षण की श्रेणी यानी अनारक्षित एवं संबंधित उप श्रेणी जो है उनको 45% जो है अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो यानी कि जो लिखित जो हमारी स्क्रीनिंग परीक्षा है वो 150 नंबर की है, और तो 150 में से आपको 45% लाना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 40% है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 40% है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है उनको 35% यहाँ पे क्वालिफाइंग है। और जो उत्तराखंड DFF हैं उनके लिए भी 35% है। भूतपूर्व सैनिक भी 35, और उत्तराखंड दिव्यांग जो है वो 30% अगर मार्क्स यहाँ पे लाते हैं तो उनका यहाँ पे जो है वो चयन सूची में मतलब वो उसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो जहाँ पे आपके शहर हैं जहाँ पे परीक्षा का आयोजन किया जाना है स्क्रीनिंग परीक्षा का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुल 20 शहर हैं। तो आप लोग अपनी वरीयता के अनुसार अपने शहरों को यहाँ पे चुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
अब ये कुछ वैसे ही सर्टिफिकेट हैं जैसे जिन पे ये लागू होते हैं, ये उनको भरना है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा चेकलिस्ट जो है, तो ये तो बात की बात है, जब आपका सिलेक्शन होगा चेकलिस्ट जो बनेगी वो ज़्यादा, ये पूरा नोटिफिकेशन है कि किस किस प्रकार से आपको इस प्रोसेस को पूरा करना है। तो दोस्तों जिन लोगों को भी ये भरना है या जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, और उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी 20 नंबर की आप लोग मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हिंदी साहित्य से अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही था। मेन चीज़ें जो इसमें इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।